चुनाव आयोग ने भवानीपुर में हिंसा के मामले में रिपोर्ट तलब की है। हिंसा की शिकायत को लेकर बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी। हमले के सबूत भी सौंपे गए थे। इसके बाद रिपोर्ट दिल्ली भेजी गई थी। 30 सितंबर को भवानीपुर सीट पर उपचुनाव होने हैं और इस सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रत्याशी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने भवानीपुर उपचुनाव स्थगित कराने की मांग की है। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। दिलीप घोष ने कहा कि भवानीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया। दिलीप घोष ने कहा कि अगर चुनाव प्रचार ही नहीं कर सकते तो उपचुनाव रद्द किया जाए। असल में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी दिग्गज दिलीप घोष और अर्जुन सिंह के काफिले को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया था। सुरक्षा कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद वहां से उनको निकाला। ममता ने चुनावी हिंसा की शिकायत को सियासी ड्रामा बताया है। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी नेता मुकुल रॉय के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका में शुभेंदु अधिकारी ने मुकुल रॉय के खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग की है। मुकुल रॉय 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन हाल ही में वो फिर से बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आ गए। शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट से मुकुल रॉय को विधायक पद से हटाने की मांग की है। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उनके साथ गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी भी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। बीते दिनों दोनों नेताओं ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी, जिसके बाद दोनों के कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान हुआ था। यूपी के चुनावी अभियान में जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस हफ्ते लखनऊ में ही रहेंगी। प्रियंका गांधी सोमवार को लखनऊ पहुंची हैं और आज से वो पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अब तक के कामकाज का जायजा लेंगी। इसके साथ ही 2022 के चुनाव की तैयारियों पर भी बातचीत करेंगी। चर्चा इस बात की भी है कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से कांग्रेस के चुनावी अभियान की शुरुआत कर सकती हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य का जायजा लेने पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले जाकर संसद भवन के निर्माण का निरीक्षण करते हैं तो मैं इसे पूरी तरह से गलत मानता हूं। यह साफ तौर पर संविधान के शक्ति विभाजन के सिद्धांत का उल्लंघन है। ओवैसी ने कहा कि लोकसभा के अध्यक्ष सदन के संरक्षक होते हैं, वो पीएम मोदी के साथ क्यों नहीं थे। योगी मंत्रिमंडल में शामिल नए सदस्यों को उनके विभाग सौंप दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को तकनीकी शिक्षा विभाग मिला है। राज्य मंत्री पलटू राम को सैनिक कल्याण, होमगार्ड, प्रांतीय रक्षक दल एवं नागरिक सुरक्षा विभाग दिया गया। राज्य मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत को सहकारिता विभाग दिया गया, जबकि धर्मवीर प्रजापति को औद्योगिक विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार को राजस्व विभाग, राज्य मंत्री संजीव कुमार को समाज कल्याण दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत कर दी है। इसके तहत आम जनता को एक यूनिक हेल्थ आईडी मिलेगी। इसके जरिए आम लोगों के स्वास्थ्य का पूरा ब्यौरा रखा जाएगा। एक PMDHM नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार होगा। डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2020 को ऐलान किया था। सोमवार को हुए भारत बंद के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर से हुंकार भरी है। राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार किसानों की मांगें नहीं मानती, आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के आंदोलन को 3 राज्यों का आंदोलन बताने वाले लोगों को देखना चाहिए कि पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है। सरकार को किसानों की समस्या का समाधान करना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवासियों का किराया देने का वादा करना भारी पड़ता दिख रहा है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा कि किराया भुगतान करने का इरादा है कि नहीं। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गरीब किराएदार के किराए का भुगतान करने का ऐलान किया था। हालांकि ये फैसला लागू नहीं किया गया था, जिसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई। बाद में हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने इस फैसले को लागू करने योग्य बताया था।
सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार की ओर से याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल के सुपर स्पेशलिटी कोर्स के लिए नीट परीक्षा के पैटर्न में अंतिम समय बदलाव करने पर कड़ा रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सत्ता के खेल में सरकार डॉक्टरों को फुटबॉल न समझे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। दरअसल 41 पीजी क्वालिफाइड डॉक्टरों ने परीक्षा के पाठ्यक्रम में अचानक अंतिम क्षणों में बदलाव को चुनौती दी है। इसकी दलील है कि परीक्षा से महज 2 महीने पहले पैटर्न बदल दिया गया, जो सही नहीं है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में कोर्ट ने 3 आरोपियों को सीबीआई की 7 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। रिमांड के दौरान सीबीआई की 3 टीमें आरोपियों से अलग अलग और फिर आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। सीबीआई आरोपियों से पूछताछ के साथ साथ महंत नरेंद्र गिरी के मोबाइल और बाघंबरी मठ में लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच करेगी। डीआरडीओ ने सोमवार को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड स्टेज रेंज में आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल को आकाश प्राइम नाम दिया गया है। पहली उड़ान में आकाश प्राइम ने दुश्मन विमानों की तरह व्यवहार कर रहे मानव रहित हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाया और नष्ट कर दिया। झारखंड का धनबाद बम के धमाकों से एक बार फिर दहल उठा। तस्वीरों में देखिए कि कैसे ये बदमाश कार के शोरूम में बम फेंक रहे हैं। मामला बरवा अड्डा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले अमन सिंह गिरोह की ओर से शोरूम के मालिक से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी न देने के एवज में जान से मारने की धमकी दी गई थी। आशंका है कि ये अमन सिंह गिरोह के ही बदमाश थे। सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। दिल्ली के नजफगढ़ में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला हरदास नगर इलाके का है। जानकारी के मुताबिक कार से आए बदमाशों ने कार सवार को गोली मारी। 4 गोलियां मारकर बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच की जा रही है कि कहीं गैंगवार में तो ये हत्या नहीं हुई। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली के मोती नगर में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिस पर 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी पर लूट, स्नैचिंग और ऑटो लिफ्टिंग के केस दर्ज हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि आरोपी नेशनल लेवल का ताइक्वांडो प्लेयर रह चुका है। ताइक्वांडो में गोल्ड मेडलिस्ट है। इसके अलावा इंडियन आइडल सीजन 4 का प्रतियोगी भी रहा है। मगर जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में आरोपी ने अपराध का रास्ता चुना। पुलिस ने आरोपी को चोरी की एक स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया। बिहार के बेगूसराय में एमबीए के छात्र का शव गड्ढे में मिलने से हड़कंप मच गया। छात्र 25 सितंबर को घर से बाजार के लिए निकला था मगर लौटा नहीं। परिजनों का आरोप है कि छात्र का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। शव की पहचान न हो सके इसलिए आरोपियों ने शव पर तेजाब भी डाला था। मामला नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। राजस्थान के झालावाड़ में एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मामला रायपुर कस्बे का है। जानकारी के मुताबिक महिला का शव घर में पड़ा मिला। महिला के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। महिला के मायके वालों की माने तो उसकी हत्या की गई और ये हत्या महिला के पति ने की है। फिलहाल महिला का पति फरार है और पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की शिकायत के बाद आगे की कार्रवाई कर रही है। सत्ता पर काबिज होने के बाद अफगानिस्तान अपने असली रंग में आ रहा है। राहत देने की बात कहने वाली तालिबान ने पूरी तरह इस्लामिक कानून लागू कर दिया है। अब तालिबान ने फरमान सुनाया कि कोई पुरुष दाढ़ी नहीं काटे। तालिबान की ओर से हेलमंद प्रांत के सैलूनों में नोटिस चिपकाया गया है। 1996 से 2001 के शासन के दौरान तालिबान ने कट्टर इस्लामिक कानून का पालन करवाया था, लेकिन सत्ता जाने के बाद वहां क्लीन शेव की इजाजत मिली थी। उधर तालिबान के संस्थापकों में से एक और इस्लामी कानून के जानकार मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी ने कहा है कि जल्द ही हम पुरानी सरकार में दी जाने वाली सजाओं को लागू करेंगे। इसमें लोगों के हाथों को काटने से लेकर फांसी देने तक की सजा शामिल है। 60 साल का तुराबी तालिबान की पिछली सरकार के दौरान न्याय मंत्री था। जर्मनी में एंजेला मर्केल की पार्टी को हराकर लेफ्ट झुकाव वाली सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी ने मामूली अंतर से जीत हासिल की।
अनुमानित परिणामों के हिसाब से सोशल डेमोक्रेटिक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। रविवार को हुए मतदान में ओलाफ शोल्स की सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी के मुकाबले आगे है। 16 साल बाद चांसलर एंजेला मर्केल सत्ता से बाहर होंगी। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। तालिबान को मान्यता देने वाली झूठी पोस्ट डाली गई। अशरफ गनी ने ट्विटर पर लिखा, मेरा अकाउंट हैक हो चुका है, सूचनाओं पर ध्यान न दें। अमेरिका दौरे पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्रियों से मुलाकात की। जून में पदभार ग्रहण करने के बाद खाड़ी नेताओं के साथ बेनेट की यह पहली मुलाकात है। नेफ्ताली बेनेट ने खाड़ी देशों के साथ संबंधों को और मजबूत करने की बात कही। ब्रिटेन में ट्रक ड्राइवरों की कमी की वजह से देश में बड़ा संकट पैदा हो गया है। देश के 90% पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म हो गया है। पेट्रोल पंपों पर सॉरी नो फ्यूल का नोटिस भी चिपका दिया गया है। पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशनों पर किल्लत की वजह से वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने कुत्ते के मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए। कहा, ये सही समय है जब हमें विवेकपूर्ण तरीके से कुत्ते के मांस के सेवन पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करना चाहिए। बढ़ती जागरूकता की वजह से कुत्ते के मांस का सेवन पशु अधिकारों के खिलाफ है। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना केस में कमी के बाद न्यू साउथ वेल्स सरकार एक बार फिर से शटडाउन को खोलने पर विचार कर रही है। सोमवार को सरकार ने शटडाउन खोलने के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया है। साथ ही सरकार ने जानकारी दी कि अक्टूबर के अंत तक 80% लोगों को कोरोना वैक्सीन लगा दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में तेज रफ्तार कार का बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस बिगड़ने के बाद कार ड्राइवर ने चलती सड़क पर रेड लाइट पार किया। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने फुटेज जारी किया। साथ ही ड्राइवर को इस तरह दोबारा कार न चलाने की चेतावनी भी दी है। यमन में मारिब के गवर्नर के घर पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया, जिसमें कई घर जलकर तबाह हो गए हैं और लाखों की संपत्ति की नुकसान की खबर है। लेकिन इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गवर्नर मेजर जनरल सुल्तान ने हौथी विद्रोहियों पर हमले का आरोप लगाया है। ग्रीस के क्रेटे आइसलैंड में जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 9 लोगों के घायल होने की खबर है। भूकंप की वजह से कई घर तबाह हो गए हैं। भूकंप से आसपास के इलाके और स्कूलों को खाली करा दिया गया है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई।